हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाय अर्पित सर पे। स्टूडेंट्स, हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं जो कि जीएस दृष्टि के चित्रात्मक परिस्थिति है, उससे हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम उत्तर भारत का विशाल मैदान इसका अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, उत्तर भारत का विशाल मैदान एक विस्तृत समतल भू क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। यह भारतीय हिमालय के अक्ष के समानांतर पूर्व से पश्चिम विस्तृत है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, देखते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ है। स्टूडेंट्स, उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, इसलिए ये बाढ़कृत मैदान भी कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस उत्तर भारत के विशाल मैदान की जलवायु कृषि के कार्य में विशेष सहायक है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में यहाँ का योगदान प्रमुखता रहता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व 3200 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक है। आइए अब हम उत्तर भारत के मैदान का विभाजन देखते हैं। उच्चावच एवं भौतिक आधार पर ये भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा में विभाजित है। प्रादेशिक आधार पर पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसमें जो गंगा का मैदान है, ये विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाले स्थानों में से एक है। आइए दोआब का भी अध्ययन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहा जाता है। बिष्ट दोआब व्यास और सतलुज के मध्य है। व्यास और रावी के मध्य बारी दोआब है। रावी और चिनाब के मध्य रचना दोआब है। चिनाब और झीलम के मध्य चाप दोआब है और सिंधु झीलम के मध्य सिंधु सागर दोआब है। आइए इसके पश्चात अब हम दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियों का अध्ययन करते हैं। भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। स्टूडेंट्स, इसका तात्पर्य ये है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, स्पेशली ये वाला यहाँ से जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका निर्माण लावा के द्वारा हुआ है। प्राचीन काल में यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट से दरारी उद्भेदन हुआ और इस पूरे क्षेत्र में लावा फैल गया, जिससे इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। मैप से आप समझ सकते हैं, ये अरावली श्रृंखला है जो इधर राजस्थान में से होते हुए दिल्ली होते हुए जा रही है। मध्य भारत में विंध्य पर्वत है, कैमूर पहाड़ी, हजारीबाग का पठार। नॉर्थ ईस्ट में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। नागालैंड में नागा हिल्स और मिजोरम में मिजो हिल्स हैं। उसके पश्चात गड़जाट पहाड़ी, मलायगिरी पहाड़ी और दंडकारण्य का क्षेत्र है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये भी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। उसके पश्चात अजंता, सतमाल पहाड़ी, गिर पहाड़ी, हरिश्चंद्र श्रृंखला, बालाघाट श्रृंखला है। नल्लामड़ाई पहाड़ी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ी है और नीलगिरी पहाड़ी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, जावदी पहाड़ी भी महत्वपूर्ण है। शेवराय पहाड़ी। स्टूडेंट्स, इन पहाड़ी क्षेत्र में इलायची की खेती भी होती है। उसके पश्चात अन्नामलाई पहाड़ी है और सबसे दक्षिण में कार्डामम पहाड़ी है। केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डामम हैं, जिनका चित्र हमने अभी देखा था। तमिलनाडु में पालनी, जवादी और शेवराय हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। स्टूडेंट्स, नीलगिरी पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसे उडगमंडलमुटी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डामम है। अन्नामलाई और कार्डामम के बीच स्थित दर्रा सेनकोटा दर्रा है। आइए प्रमुख दक्षिण भारतीय पहाड़ियाँ और उनकी अवस्थिति को देख लेते हैं। अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है। नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन तीनों राज्यों में फैली हुई है। यहाँ का नीलगिरी ताहर विशेष प्रसिद्ध है। कार्डामम केरल और तमिलनाडु में है। सेवराई, जावदी, ये दोनों पहाड़ियाँ सिर्फ तमिलनाडु के क्षेत्र में हैं। पालकोंडा आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा भी आंध्र प्रदेश में है
और नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों प्रदेशों में स्थित है। आइए अब हम इसके पश्चात पश्चिमी घाट का अध्ययन करते हैं। पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री है। मध्यकाल में सह्याद्री नाम से ही ये प्रसिद्ध भी था। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। केरल में इसका नाम सह्य पर्वतम है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो कि 2695 मीटर है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। इसकी कुल लंबाई 1500 मीटर है। स्टूडेंट्स, पश्चिमी घाट के बारे में कुछ अन्य विशिष्ट तथ्यों को देखते हैं। उत्तर में गुजरात से लेकर ये दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ है। इसकी प्रमुख नदियाँ, यहाँ से कुछ प्रमुख नदियों का उद्गम होता है जिसमें गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि है। इसके प्रमुख दर्रे हैं थालघाट, भोरघाट, पालघाट। थालघाट मुंबई और नासिक के बीच में है। भोरघाट मुंबई, पुणे और पालघाट नीलगिरी और अनाईमलाई के मध्य है। अन्य नाम सह्याद्री है कि प्रमुख चोटियाँ अनाईमुडी, महाबलेश्वर, कलसुबाई और डोडा बेट्टा आदि हैं। पूर्वी घाट के संबंध में आइए अब हम पूर्वी घाट के बारे में भी कुछ विशिष्ट तथ्यों का अध्ययन करते हैं। इसका विस्तार उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है। इसकी विशेषता है कि इसके कटीले शिखर, तीव्र ढाल। इसकी प्रमुख चोटियां हैं मलयगिरी, महेंद्रगिरी, सिंकराम, गट्टा आदि। औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है और मध्य भाग में 2 समानांतर पहाड़ियां हैं, पूर्वी पहाड़ी वेलिकोंडा श्रेणी और पश्चिमी पहाड़ी पालकोंडा श्रेणी। नल्लामलाई पहाड़ियों का अध्ययन करते हैं। नल्लामलाई पहाड़ियों की अवस्थिति कृष्णा एवं पेन्ना नदियों के मध्य आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी ओडिशा से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। नीलगिरी पहाड़ियों की अवस्थिति पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर है। इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है जो 2623 मीटर की ऊंचाई रखती है।